Students, today I am Shai sir with your economics classes. Beta, today we have discussed on the topic inward looking trade strategy. इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं जिसका इसका अदर्स नेम है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी. बेटा इस चैप्टर में हमने पहले दो पार्ट्स पढ़े थे. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इट रेफर टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस and protection to the domestic industries through import duties and import restrictions in the form of international trade. तो इसका मतलब है कि घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था या फिर जो विदेशों से इंपोर्ट हो रहा था उस पर या तो कस्टम ड्यूटी लगाकर या फिर उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाकर इंपोर्ट का कोटा निर्धारित कर इस तरह से अपने घर की जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ थी उनको डेवलप करना था. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पीडीएफ में भेजूंगा, उसमें लिख लेना. मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा रहा हूँ. पहला पॉइंट, इट इम्प्लीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच द इकोनॉमी इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच शेव द फॉरेन एक्सचेंज. हम उन वस्तुओं को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिनको हम विदेशों से मंगा रहे थे ताकि जो विदेशी मुद्रा जा रही थी फॉरेन एक्सचेंज जो था वो सेव हो सके, उसको हम बचा सकें. दूसरा पॉइंट था जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज यूज टू यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरीज. यानी जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था उन वस्तुओं का सब्स्टिट्यूशंस करने से उस फॉरेन एक्सचेंज को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगाएं, यानी उन चीज़ों को यहीं बनाएं, उन प्लांटों में हम उसको इन्वेस्टमेंट करें, उसको डेवलप करें. थर्ड पॉइंट था बेटा, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. गवर्नमेंट ये भी चाहती थी कि जो हमारा घरेलू उद्योग हैं वो विदेशी कॉम्पिटिशन से बच सके, यानी उनका कंपटीशन नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनको हम अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट करना था, उन वस्तुओं पर हमने पैदा करना था यहाँ पर. बेटा इसका चौथा जो पॉइंट था लास्ट, तो था गवर्नमेंट प्रेफर टू द इकोनॉमी द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रादर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यानी उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की तो कोशिश करी, ये पॉलिसी तो अपनाई, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट करने की कोशिश नहीं की. ये जो था हमारा एक वीक पॉइंट था. अगर हम ये सोचते कि हमें तो कमाना है तो हम और कंपटीशन करके कमाना था, लेकिन हमने सोचा कि जो है उसी को सेव कर लें, बाकी और हम नया नहीं बनाएं. तो ये हमारा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के अंदर 4 पॉइंट थे. उसके बाद बेटा इसमें लास्ट टॉपिक में बच जाता है कि जो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी थी या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी, इसके क्या इम्पैक्ट थे, बैड इम्पैक्ट और गुड इम्पैक्ट. तो हम उनका पढ़ेंगे. तो पहले हम इसका गुड इम्पैक्ट देखते हैं. देखिए इसमें कोई शक नहीं है, यानी नो डाउट डैट कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल बढ़ी थी. हमारी 1951 में 12% के लगभग थी हमारी जो ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो 1991 में बढ़कर 25% के समथिंग हो गई थी. तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था कि इन स्ट्रेटजियों के कारण हमने ग्रोथ की थी. दूसरा बेटा हमारा आ जाता है, इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री जो ग्रोथ की थी वो अलग अलग तरह की इंडस्ट्री डेवलप हुई, ना कि केवल एक तरह की इंडस्ट्री डेवलप हुई, बल्कि विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रोडक्शंस की जो अलग अलग कमोडिटीज़ की इंडस्ट्री डेवलप हुई. जैसे हम इसको कई भागों में बांट देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स पहला पॉइंट हो गया. दूसरा हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जिनको हम सनराइज इंडस्ट्री भी बोलते हैं. तीसरा हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़. तो इन अलग अलग जो है इंडस्ट्रियों का डेवलप हुआ जो है इस स्ट्रेटजी के कारण. फिर था हमारा इसमें अगला पॉइंट था अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल जो है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी के कारण ही हमारा जो है जो SSI जो डेवलप हुआ था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो डेवलप हुआ था, वो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी तभी मिली थी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने के लिए. इनमें लास्ट बचता है बेटा हमारा बैड इम्पैक्ट. तो देखिए एवरीथिंग हैव सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो दैट्स इम्प्लीमेंट हियर, ये चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है कि बैड इम्पैक्ट क्या थे. ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर. पहला पॉइंट तो ये था कि ग्रोथ तो हुई थी लेकिन इनएफिशिएंट हुई थी, पब्लिक सेक्टर में जो थी वो इनएफिशिएंट हुई थी. दूसरा लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था वो बेटा यही था कि हमने अपने उद्योगों को कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया था. तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपटीशन था उसकी कमी रह गई और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होना था वो नहीं हो पाया उस तरह से.
तीसरा हमारा सबसे जो मैं मानता हूँ वो है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेयर, वो आज भी है। पॉलिटिकल इंटरफेयर बहुत था, इसलिए जो इंडस्ट्री थे वो ग्रोथ नहीं कर पाए सही मायने में, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। और लास्ट है इसका इनडिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्री थे उनका जो स्प्रेड हुआ था वो इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ था, यानी कहीं पर तो हो गया था लेकिन बहुत सारे ऐसा पार्ट था जहाँ पर वो नहीं हो पाया था। तो जहाँ पर वो नहीं, इस तरह से वो जो उसका पूरा विकास होना चाहिए था वो इक्वल नहीं हुआ था, वो इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था बेटा। तो इसके मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो इसको देख लेना। इसके बैड इम्पैक्ट क्या थे, गुड इम्पैक्ट क्या थे, और इसका क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी क्या थी, किस चीज़ के ऊपर लागू, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो ये हमारा लास्ट था बेटा। अगले वीडियो में हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपने ध्यान से सुना होगा, और मैं इसका पीडीएफ कह रहा हूँ, उसको आप बेटा राइट डाउन करके अपनी सब नोटबुक पर उठा लेना। थैंक यू वेरी मच।